नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 5 मई के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आज के प्रश्नों पर चर्चा करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। आपको ध्यान में रखना है कि 2023 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा 8 मई को शाम के 4 बजे से एक सेमिनार का आयोजन किया जाएगा और इस सेमिनार में सिविल सेवा परीक्षा 2023 में आप किस तरीके से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा किया जाएगा। इस सेमिनार में भाग लेने के लिए आप सभी को रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि यह सेमिनार 8 मई को शाम के 4 बजे से आयोजित किया जाएगा और आप सभी इस सेमिनार का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा आप सभी को यह भी ध्यान में रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के दूसरे सत्र का प्रसारण कल यानी कि 6 मई को सुबह 10 बजे से किया जाएगा, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और आप सभी उस लिंक का उपयोग कर इस लाइव प्रसारण को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अब आज के प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर एक तरफ टाइगर रिजर्व के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ ये टाइगर रिजर्व किस राज्य में है उसके बारे में चर्चा किया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त युगों में से कौन सा सही सुमेलित है। यहाँ पर जो पहला पॉइंट है उसमें दिया हुआ है अचानकमार टाइगर रिजर्व, जिसके सामने राज्य का नाम लिखा हुआ है छत्तीसगढ़। तो आप सभी को यह ध्यान में रखना है कि यह पूरी तरीके से सुमेलित है। अचानकमार टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। आइए देख लेते हैं दूसरे पॉइंट को। दूसरा पॉइंट में नाम दिया हुआ है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व का, जिसके सामने लिखा हुआ है तमिलनाडु। और आप सभी जानते होंगे कि अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में स्थित है, यानी कि ये पॉइंट भी सही तरीके से सुमेलित है। आइए देख लेते हैं तीसरे पॉइंट को। तीसरे पॉइंट में नाम दिया गया है कवल टाइगर रिजर्व का, जिसके सामने लिखा हुआ है तेलंगाना। और आप सभी को ध्यान में रखना है कि कवल टाइगर रिजर्व तेलंगाना राज्य में स्थित है, यानी कि पॉइंट 3 भी सही तरीके से सुमेलित है और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर तीनों के तीनों पॉइंट सही तरीके से सुमेलित हैं। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व से जुड़ा हुआ एक पिक आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसको आधार बना करके ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 यानी कि पोक्सो अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। और यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं। यहाँ पर पहला कथन है, पोक्सो अधिनियम के तहत यौन अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए कोई समय या आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पोक्सो अधिनियम की और आपको ध्यान में रखना है किस अधिनियम में 2018 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किया गया था, जिसमें केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इस अधिनियम के तहत यौन अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए कोई समय सीमा या आयु सीमा नहीं है। यानी कि अगर किसी बच्चे के साथ कोई यौन अपराध होता है तो वह इसका रिपोर्ट कुछ समय के बाद भी कर सकता है और इसीलिए यहाँ पर कोई भी समय सीमा या आयु सीमा नहीं रखी गई है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, यह एक लिंग तटस्थ कानून है। तो यहाँ पर यह कथन भी पूरी तरीके से सही है। अगर हम इस कानून को पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी बच्चा, जिसका मतलब है कि वह बच्चा लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। अगर उसके साथ यौन अपराध हुए हैं तो वह इसका शिकायत कर सकता है और इसलिए हम ये कहते हैं कि यह जो कानून है वह लिंग तटस्थ कानून है। यानी कि यहाँ पर दूसरा कथन भी सही है और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर दोनों के दोनों कथन सही हैं। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है, मैन इंटर्स म्युनिसिपल स्कूल सेक्सुअली असॉल्ट 2 माइनर गर्ल। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, साहित्य अकादमी पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर पहला कथन है, यह भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। तो आप सभी जानते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत का
सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार नहीं है और इसीलिए यहाँ पर जो पहला कथन है वह गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, साहित्यिक कृत एक भारतीय द्वारा लिखी होनी चाहिए तथा उसका प्रकाशन भारत में होना चाहिए। तो आप सभी को यह ध्यान में रखना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हीं कृतियों को मिलता है जिन कृतियों को भारतीयों के द्वारा लिखा गया है और उसका प्रसारण भारत में हुआ है। यानी कि यहाँ पर जो दूसरा कथन है वह पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, यह पुरस्कार उन लेखकों को प्रदान किया जाता है जो केवल अनुसूचित भाषाओं में से किसी एक भाषा में अपनी कृति का लेखन करते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि जब हम अनुसूचित भाषाओं की बात करते हैं तो इनकी संख्या 22 है, लेकिन जब हम साहित्य अकादमी पुरस्कारों की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि यह पुरस्कार भारतीय संविधान में उल्लिखित 22 भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा में भी दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर टोटल 24 भाषाएं हैं और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर तीसरा कथन गलत हो जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अनुसूचित भाषाओं के साथ साथ यह पुरस्कार अंग्रेजी तथा राजस्थानी भाषा को भी दिया जाता है। अंग्रेजी तथा राजस्थानी भाषा की जो कृतियां हैं उनको भी दिया जाता है और इसीलिए यहाँ पर जो तीसरा कथन है वह गलत हो जाता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पहला और तीसरा कथन गलत है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है जिसका शीर्षक है, प्रेसिडेंट कोविंद बैट्स फॉर लोकल लैंग्वेज। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बे ऑफ पिग्स आक्रमण निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्यूबा, ईरान, लीबिया और यूक्रेन। आपको ध्यान में रखना है कि बे ऑफ पिग्स आक्रमण क्यूबा से जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं इस फिगर में, ये है क्यूबा और यहाँ पर स्थित है बे ऑफ पिग्स। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्यूबा। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, भट्टी तेल यानी कि फर्नेस ऑयल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर पहला कथन है, यह तेल रिफाइनरियों का एक उत्पाद है। तो ये कथन पूरी तरीके से सही है। अगर हम फर्नेस ऑयल की बात करते हैं तो यह तेल पेट्रोलियम के परिष्करण करने के बाद उत्पन्न होता है और इसीलिए यहाँ पर जो पहला कथन है वह पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा यानी कि बिजली उत्पादन के लिए करते हैं। तो चूंकि यह तेल सस्ता होता है इसलिए इसका उपयोग भारी मात्रा में उद्योगों में किया जाता है और कुछ उद्योगों में इसका उपयोग बिजली के उत्पादन के लिए भी किया जाता है, बॉयलर को गर्म करने के लिए किया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो भी सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, इसके उपयोग से वातावरण में गंधक यानी कि सल्फर का उत्सर्जन होता है। तो यहाँ पर ये कथन भी पूरी तरीके से सही है। जब हम फर्नेस ऑयल का उपयोग करते हैं तो यहाँ पर बाई प्रोडक्ट के रूप में सल्फर का उत्सर्जन होता है। यानी कि यहाँ पर तीसरा कथन भी सही है और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर तीनों के तीनों कथन सही हैं। आइए अब हम आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और आज का तथ्य है शिगेला संक्रमण और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि केरल के स्वास्थ्य विभाग ने 3 मई को केरल के कासरगोड में खाद्य विषाक्त की घटना में शिगेला बैक्टीरिया के हाथ होने की बात कही है, जिसके कारण एक 16 वर्षीय लड़की की मौत हो गई और 30 अन्य को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। तो यहाँ पर ये जो घटना हुई है उसमें जो शिगेला संक्रमण है उसका हाथ बताया जा रहा है। और अगर हम शिगेला बैक्टीरिया की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि यह बैक्टीरिया एंटेरोबैक्टर परिवार से संबंधित है, जो कि बैक्टीरिया का एक ऐसा समूह है जो आंत में रहता है और जो सभी मनुष्यों में बीमारी का कारण नहीं बनता। अगर किसी व्यक्ति को इसका संक्रमण होता है तो यह मुख्य रूप से आंत को प्रभावित करता है और इसके कारण उस व्यक्ति को दस्त, कभी कभी पेट से खून आना, पेट दर्द और बुखार जैसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि यह एक खाद्य और जल जनित संक्रमण है और यह तब होता है जब कोई व्यक्ति
दूषित भोजन का सेवन करता है। जैसे केरल के मामले में इन बच्चों ने बिना धुले हुए फल और सब्जियों का सेवन किया और उसके बाद ही उनको यह संक्रमण हुआ। यह संक्रमण रोगी के मल मूत्र के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क में आने से भी फैलता है। और यदि आप दूषित पानी में स्नान भी करते हैं, उसमें तैरते हैं, तो भी यह संक्रमण आपको हो सकता है। हालांकि डॉक्टरों का यह कहना है कि यह संक्रमण आमतौर पर जानलेवा नहीं है और यह तब तक खतरनाक नहीं बनता है जब तक कि रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर ना हो या फिर जिन एंटीबायोटिक दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा है इसके इलाज में, यह बैक्टीरिया उसके प्रति प्रतिरोधी ना हो। इस संक्रमण से बचने के लिए आपको साफ सफाई के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। खाने से पहले और खाने के बाद हाथों को अच्छी तरीके से धोना चाहिए। मल त्याग करने के बाद भी अपने हाथों को अच्छी तरीके से साफ करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो पानी आप पी रहे हैं वह साफ है और जिन फल और सब्जियों का आप उपयोग कर रहे हैं वो भी सही तरीके से धुली हुई हो और ताजी हो। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन सभी को आप रिवाइज कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।